मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग चोलकालीन शासन व्यवस्था को पढ़ने जा रहे हैं। 9वीं और 13वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत में चोल वंश सबसे शक्तिशाली साम्राज्य व वंशों में शामिल था। चोल सरदार स्तर से उठकर एक वृहद साम्राज्य का निर्माण किया। चोल शासक एक महान विजेता के साथ साथ एक योग्य प्रशासक भी थे। उन्होंने साम्राज्यिक संघर्ष के काल में तथा विकेंद्रीकरण के युग में न केवल केंद्रीय स्तर पर सशक्त प्रशासन की स्थापना की, बल्कि प्रशासन के निचले स्तर अर्थात स्थानीय प्रशासन के स्तर पर स्थानीय लोगों को स्वायत्तता भी प्रदान की। इस प्रकार हम देखते हैं कि चोल प्रशासन के अंतर्गत केंद्र व निचले स्तर के स्थानीय स्वशासन के मध्य संतुलन भी बनाए रखा गया। यदि हम चोलकालीन राजा की स्थिति को देखते हैं तो राजा संपूर्ण प्रशासन का धुरी था। उसके ऊपर मात्र धर्म का अंकुश था, किंतु प्रायः उसकी प्रवृत्ति उदार निरंकुश की भांति थी। समस्त कार्यों का निष्पादन चोल शासक की आज्ञा से होता था। चोल राजा की प्रतिष्ठा हेतु राजा की मूर्ति व प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाती थी, जहां लोग उसके विजय व समृद्धि की कामना करते थे। राजा अपने कार्यों, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह उच्च अधिकारियों के परामर्श व मदद से करता था। चोल शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक व वंशानुगत था। चोल राजा अपने शासन काल में ही अपने उत्तराधिकारी का चयन कर लेते थे। सामान्यतः ज्येष्ठ पुत्र ही युवराज बनाया जाता था। चोल राजा अपने शासन काल में युवराज की घोषणा इसलिए करते थे ताकि राजा की मृत्यु के बाद किसी प्रकार का उत्तराधिकार हेतु संघर्ष न हो, तथा दूसरा यह कि युवराज राजा के ही शासनकाल में प्रशासनिक दायित्वों को समझ सके। यही कारण है कि युवराज अपने उत्तराधिकार के काल में ही युद्ध और शांति के काल दोनों में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। यदि हम चोलकालीन केंद्रीय प्रशासन को देखते हैं तो हमें केंद्र में किसी प्रकार की मंत्री परिषद जैसी संस्था देखने को नहीं मिलती है। चोल केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत हमें मंत्री परिषद के स्थान पर अधिकारियों का एक बहुत बड़ा समूह देखने को मिलता है, जो प्रशासन में राजा की सहायता करता था। अधिकारियों के समूहों को उड़नकोट्टम कहा जाता था। उड़नकोट्टम को वर्तमान में हम सचिवालय के समान मान सकते हैं। अधिकारियों को दो वर्गों में विभक्त किया जाता था। उच्च अधिकारियों को पेरुंदरम तथा निम्न अधिकारियों को सेरुंदरम। राजा के प्रधान सचिव को ओलो नायकम कहा जाता था। वहीं राज्य के राजकीय आदेश का क्रियान्वयन ओले नामक अधिकारी द्वारा की जाती थी। यह अधिकारी वर्ग राजा की निरंकुशता पर भी नियंत्रण स्थापित करते थे। जैसे कि राजा प्रथम व उसके पुत्र के शासनकाल के अभिलेख से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि राजा द्वारा जो प्रेषित आदेश या लिपि जारी की जाती थी, वह संबंधित व्यक्ति
तक पहुंचने या पास भेजने तक पहुंचने से पूर्व मुख्य सचिव जिसे ओलो नायक व अन्य अधिकारी पेरुंदरम के पास पुष्टि के लिए भी जाती थी, जिससे यह पता चलता है कि संभवतः अधिकारी वर्ग राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण स्थापित करते थे, किंतु इस समय राजा पर केवल धर्म व सामाजिक नियमों का ही नियंत्रण रहता था, क्योंकि इस समय राजा नियमों का प्रतिपादक नहीं बल्कि सामाजिक नियम व नियमों का संरक्षक होता था। यदि हम चोलकालीन प्रशासनिक इकाइयों को देखते हैं तो प्रशासन सुविधा की दृष्टि पर कई भागों व स्तरों पर विभक्त था। चोल साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों व मंडलों में विभक्त किया जाता था। राजराजा प्रथम के काल में कुल 8 से 9 मंडलों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। मंडलों को प्रांतीय उपविभाग अर्थात कोट्टम, जो वर्तमान कमिश्नरी के समान थी, उसमें विभक्त किया जाता था, तथा कोट्टम को नायडू अर्थात जिले व जनपद में विभक्त किया जाता था, तथा प्रत्येक नायडू कई कुरम में विभक्त किए जाते थे। कभी कभार बड़े बड़े कुरम को 2 भागों में भी अर्थात 2 कुरम में भी विभक्त किया जाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रशासनिक इकाई के अंतर्गत एक स्तर कायम था, जिसमें सर्वोच्च में राज्य होता था, उसके नीचे मंडल, उसके नीचे कोट्टम, कोट्टम के नीचे नायडू व कुर्रम होते थे। यदि हम चोलकालीन प्रशासन के अंतर्गत स्वायत्त प्रशासन व स्थानीय स्वशासन को देखते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि चोलों ने इस प्रशासन के निचले स्तर की इकाइयों के प्रशासन में स्थानीय लोगों को भागीदारी प्रदान की थी। चोलों के पूर्व भी हमें स्थानीय स्वशासन की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे पल्लव काल में स्थानीय स्वशासन प्रचलित थे, किंतु चोल काल में आकर स्थानीय स्वशासन मजबूती व एक नियम के आधार पर स्थापित हो चुकी थी। चोलकालीन स्थानीय प्रशासन की जानकारी हमें परांतक प्रथम के उत्तर मेरु अभिलेख से मिलती है, जो उसके शासनकाल के 12वें व 13वें वर्ष में लिखी गई थी। यदि हम चोलकालीन प्रशासन को देखते हैं तो नायडू से नीचे के स्तर पर चोलकालीन स्थानीय स्वशासन व्यवस्था कायम थी। चोलकालीन अभिलेख से मोटे तौर पर हमें 3 प्रकार के स्थानीय सभाओं का उल्लेख मिलता है: ऊर सभा व महासभा तथा नगरम। हम ऊर नामक इकाई, प्रशासनिक इकाई को देखते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि ऊर एक सामान्य प्रकार का ग्राम सभा था, जो गैर ब्राह्मण कृषकों की बस्ती होती थी। इसके सदस्य को उरा व किलान कहा जाता था। कभी कभी बड़े गांवों में 2 ऊर होते थे, जैसे सतमंगलम व कुमार मंगलम नामक बड़े गांव को 2 ऊरों में विभाजित किया गया था। ऊर का मुख्य कार्य सार्वजनिक कल्याण व हितों से संबंधित कार्य था, जिसके अंतर्गत सिंचाई की व्यवस्था करना, तड़ाग निर्माण करना, चिकित्सालय व मठों की देखरेख करना इत्यादि शामिल था। इसके अतिरिक्त वे भूमि का अधिग्रहण करते थे तथा किसी भी भूमि को करमुक्त कर सकते थे
वह लगान वसूल करते थे इत्यादि पूर्व के कार्य थे। यदि हम सभा व महासभा को देखते हैं तो यह मुख्यतः अग्रहार व ब्राह्मणों की बस्ती होती थी, अर्थात यह ब्राह्मणों द्वारा बसाई जाती थी तथा इस गांव की अधिकांश जनसंख्या ब्राह्मणों की ही होती थी। चोल अभिलेख में ग्राम सभा को पेरुगिरी कहा गया है तथा इसके सदस्य को पेरुमक्कल कहा जाता था। सभा अथवा महासभा नामक संस्था कांची के आसपास अधिक सक्रिय थी, क्योंकि जयमंगलम अभिलेख जो कांची से मिला है उसमें व्यापक रूप से सभा व महासभा का उल्लेख, शब्द का उल्लेख मिलता है। ग्राम सभा वर्यम नामक विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य को संचालित करती थी। सभा के कार्य समिति के सदस्यों को वर्यम पेरुमक्कल कहा जाता था। वर्यम के सदस्यों के चुनाव के लिए कुछ अर्हता व योग्यता होती थी, जैसे सदस्यों के पास कम से कम 1/4 वेली लगभग 2.5 एकड़ भूमि हो, उस भूमि पर उसका मकान हो, उसकी आयु 35 वर्ष से 70 वर्ष के मध्य हो, वह वैदिक मंत्रोच्चारण का ज्ञाता हो। वहीं कुछ अयोग्यता भी शामिल थी, जैसे यदि किसी व्यक्ति का शूद्र के साथ संपर्क हो, यदि कोई व्यक्ति पिछले 3 वर्षों से लगातार किसी समिति का सदस्य हो, वह व्यक्ति समिति का सदस्य रहा हो तथा उस काल में वह अपने विभाग के आय व्यय अर्थात अपनी समिति के आय व्यय का विवरण स्पष्ट रूप से न दे सका हो, तो ये लोग वर्यम के सदस्य बनने हेतु अयोग्य थे। वर्यम के सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया भी बड़ी रोचक थी। योग्यता रखने वाले व्यक्ति का नाम अलग अलग तड़ाक पत्रों के टुकड़ों पर लिखकर किसी पात्र में डाल दिया जाता था। फिर ताड़पत्र को मिलाकर एक अबोध बालक अर्थात अल्पवयस्क बालक से ताड़पत्र निकालने को कहा जाता था, और जिसका भी नाम निकलता था वह वर्यम के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाते थे। वर्यम के अर्थात ग्राम सभा व महासभा के जो समिति थे उनके कुल सदस्यों की संख्या 30 थी। निर्वाचित 30 सदस्यों में से 12 जनवृद्ध मतलब वयोवृद्ध सदस्यों को वार्षिक समिति के सदस्य के रूप में चयन किया जाता था। वहीं 12 सदस्यों को उद्यान समिति के लिए तथा 6 सदस्यों को तड़ाक समिति के लिए चुना जाता था। ग्राम सभा की बैठक प्रायः मंदिरों के मंडप में की जाती थी। वह कभी कभी तालाब के किनारे व वट वृक्ष के नीचे की जाती थी। बैठक की तिथि, समय तथा सूचना ग्राम वासियों को ढोल व नगाड़ा पीटकर दी जाती थी। सभा में अनुमोदित प्रस्तावों को लिपिबद्ध भी किया जाता था। यदि हम सभा के कार्यों को देखते हैं तो इसका मुख्य कार्य कर, भूमि कर व विभिन्न प्रकार के कर को एकत्र कर केंद्र के पास भेजना था तथा सिंचाई हेतु कृषि के विकास हेतु सिंचाई
की व्यवस्था उपलब्ध कराना था तथा बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाना व प्रति भूमि पर वन व उपवन लगाना अर्थात वृक्ष लगाना भी ग्राम सभा का एक कार्य था। ग्राम सभा न्यायिक कार्य भी किया करते थे, जिसके अंतर्गत वह भूमि विवाद का निपटारा करते थे तथा भूमि स्वामित्व का निर्धारण करते थे। ग्राम सभा वैसे संपत्तियों की भी देखभाल करती थी जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था। ग्राम सभा स्वास्थ्य शिक्षा की भी व्यवस्था करती थी तथा मंदिरों का भी देखभाल करती थी। वहीं चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की तीसरी संस्था नगरम थी। चोल अभिलेख में नगरम का उल्लेख प्रायः व्यापारिक केंद्रों के प्रबंध कार्य हेतु किया गया है। नगरम को व्यवस्था की दृष्टि से कई उपभागों में भी विभक्त किया गया है। राजराजेश्वर मंदिर के दीवार पर 4 नगरम प्रशासनिक इकाइयों का उल्लेख मिलता है तथा प्रत्येक में 100 व्यापारिक भवनों व स्थान सम्मिलित हैं। तक्कोलम अर्थात उत्तरी अकराट से प्राप्त अभिलेख में नगरम प्रशासन को 2 वर्गों में विभक्त करने का भी उल्लेख मिलता है। उन्हें नगरतार व व्यापारी नगरेत्तम भी कहा जाता था। यदि हम नगरम के कार्य को देखते हैं तो इनके निम्नलिखित कार्य थे। पहला, विभिन्न व्यापारिक वर्गों, प्रतिष्ठानों तथा उद्योगों पर कर का निर्धारण तथा वसूलना। दूसरा, नगरों में लाई जाने वाली वस्तुओं पर कर निर्धारित करना तथा वसूल का कार्य भी नगरम ही करती थी। नगरम करारोपण से प्राप्त धन का उपयोग नगर के विकास, यातायात, हाट बाजार की व्यवस्था तथा नगर के औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों के विकास के लिए भी करती थी। चोल काल में स्थानीय स्वशासन पूर्णतः स्वायत्त थे, अर्थात उस पर केंद्र का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। सामान्यतः स्थानीय प्रशासनिक निकाय स्वतंत्रतापूर्वक अपना कार्य किया करते थे, किंतु विशेष परिस्थिति में केंद्र स्थानीय निकायों, प्रशासनिक निकायों में हस्तक्षेप भी करता था। यह मुख्यतः 2 उपलक्ष्यों में ही की जाती थी। पहला, जब स्थानीय निकाय समय पर केंद्र को कर नहीं भेजते थे। वहीं दूसरा, जब 2 या 2 से अधिक स्थानीय निकाय अर्थात ग्राम सभा के मध्य विवाद उत्पन्न हो जाता था तो केंद्र अपने मध्यस्थ अधिकारी के माध्यम से विवादों का निपटारा करते थे तथा हस्तक्षेप करते थे। अब हम चोलकालीन राजस्व प्रशासन को देखते हैं तो चोल काल में राज्य के आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था। भू राजस्व का निर्धारण करने के पूर्व भूमि का वर्गीकरण, सर्वेक्षण व नाप जोख कराई जाती थी। चोल अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि राजराजा प्रथम तथा कोलोतुंग प्रथम ने भू राजस्व के निर्धारण के पूर्व अपने साम्राज्य की भूमि का नाप करवाया। भू राजस्व का निर्धारण खेत की उर्वरकता, सिंचाई के सुविधा तथा वार्षिक फसल चक्र के आधार पर की जाती थी। राज्य का कुल उत्पादन में राज्य की हिस्सेदारी
1/3 भाग होती थी। राजस्व के अतिरिक्त राज्य के अन्य आय के संसाधन थे सीमा शुल्क कर, विभिन्न पेशों पर कर, वन व खदानों पर कर तथा गृह व पशुधन कर। करों की वसूली सामान्यतः स्थानीय प्रशासनिक निकायों द्वारा ही की जाती थी तथा वे केंद्र के भाग को भेज देते थे। जहाँ तक कर वसूली चोल काल में कर वसूली का प्रश्न है, तो इस काल में कर को कठोरता से वसूल किया जाता था। कर ना अदा करने वाले व्यक्ति की संपत्ति की नीलामी की जाती थी। यहाँ तक कि मंदिरों को भी कर अदा करने हेतु अपनी संपत्ति, अपनी भूमि को नीलामी करनी पड़ती थी। यह जानकारी चोलकालीन अभिलेख से प्राप्त होती है। पूर्ववर्ती चोल काल में जब सामंती व्यवस्था अधिक मजबूत होने लगी तो कर वसूली के क्रम में शारीरिक उत्पीड़न का भी प्रयोग किया जाने लगा। यह उत्पीड़न, यह कर व्यवस्था के अंतर्गत यह उत्पीड़न चोलकालीन साम्राज्य के पतन का भी एक मुख्य कारणों में से एक था। यदि हम चोलकालीन न्याय व्यवस्था को देखते हैं तो राजा का न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय था, जिसे धर्मासन भी कहा जाता था। राजा न्याय देने के समय स्मृति शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मण अर्थात धर्मासन भट्ट की भी सहायता लेती थी, किंतु राजा के न्यायालय में वाद लाने के पूर्व वादी को निचली अदालत में से गुजरना पड़ता था। न्यायालय की सबसे छोटी जो इकाई होती थी वह ग्राम सभा की न्याय समिति होती थी। न्याय समिति जूरी के माध्यम से न्याय करती थी। चोल काल में जो दंड की व्यवस्था थी वह उदार थी। सामान्य हत्या के अपराध को यदि छोड़ दिया जाए तो सामान्यतः लोगों को आर्थिक दंड व सामाजिक अपमान का ही दंड दिया जाता था। यदि हम चोलकालीन सैन्य व्यवस्था को देखते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि चोल शासकों का दक्षिण के राज्यों से निरंतर युद्ध होते रहता था, जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रकूटों से चोल शासकों का युद्ध होता था। अतः चोल शासकों ने अपने साम्राज्य की सुरक्षा तथा साम्राज्यिक विस्तार की दृष्टि से विशाल सेना का गठन किया। चोल सेना में मुख्यतः 3 अंग होते थे: पैदल, अश्वरोही तथा गज सेना। चोलों की अश्वसेना में अश्वों को अरब से आयात किया जाता था। वहीं चोल की गज सेना में लगभग 60,000 हाथी थे। राजराजा प्रथम तथा राजेंद्र चोल प्रथम के शासनकाल में चोल नौसेना का काफी विकास किया गया तथा नौसेना के शक्ति के बल पर उन्होंने न केवल श्रीलंका पर बहुत लंबे समय तक अधिकार कायम किया, बल्कि पूर्वी द्वीप समूह अर्थात जावा, सुमात्रा इत्यादि द्वीपों पर भी उन्होंने अधिकार कायम किया। चोल नौसैनिक विजय के फलस्वरूप ही बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील भी कहा जाता था। चोल सेना के अंतर्गत जो चोल सेना टुकड़ी का जो प्रधान होता था वह नायक कहलाता था। वहीं प्रधान सेनापति को महादंड नायक कहा जाता था। किंतु राजा सैन्य संगठन का प्रधान होता था। युद्ध में राजा नेतृत्व करता था। जैसे कि हमें पता है कि राजा आदित्य व राजा धीराज प्रथम दोनों ही युद्ध में ही मारे गए।
तथा वीरगति को प्राप्त हुए। यदि हम चोल सेना को देखते हैं तो युद्ध के क्रम में ये काफी बर्बरतापूर्ण युद्ध करते थे तथा पराजित नागरिकों को वो लूटपाट करते थे तथा उनकी स्त्रियों के साथ अभद्र व्यवहार भी करते थे। जहाँ तक शांति काल के समय का बात है तो चोल सेना सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विकास के में भी योगदान देती थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था एक सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसमें केंद्रीय तत्व के साथ साथ स्थानीय स्तर पर प्रशासन में स्थानीय स्तर के प्रशासनिक निकायों को भी काफ़ी स्वायत्तता दी गई थी। यदि हम स्थानीय प्रशासन को देखते हैं तो यह एक लघु गणराज्यात्मक यथा गणराज्यिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था के समान देखने को मिलती है। यदि हम चोलकालीन स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की तुलना वर्तमान स्थानीय स्वशासन व्यवस्था से करते हैं तो इसमें कुछ कमियां भी दिखने को मिलती हैं। जैसे कि चोलकालीन स्थानीय स्वशासन व्यवस्था में मुख्यतः जमींदार वर्गों तथा ब्राह्मण वर्गों को ही विशेष वरीयता दी जाती थी। इसमें शूद्रों की किसी प्रकार की सहभागिता नहीं थी। वहीं महिलाओं को भी वरीयम के सदस्यों के रूप में नियुक्त नहीं किया जाता था। तीसरा, इस काल की जो निर्वाचन पद्धति थी वह लॉटरी के प्रणाली पर आधारित थी। इस तरह कुछ स्थानीय स्वशासन में यद्यपि कुछ कमियां थी, किंतु इस काल में जो मध्य काल का यह पीरियड है उस काल में यदि हम प्रशासन के निचले स्तर में स्थानीय स्वशासन को देखते हैं तो यह एक अभूतपूर्व शासन व्यवस्था को दर्शाता है जो कि स्वायत्तता को दिखाता है। थैंक यू।